हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल रहा होगा आपने सेट किया होगा अच्छे से, और जो एग्ज़ाम हुआ है आपका आपने बहुत बढ़िया से किया होगा और आप जो है कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने कितना स्कोर गेन किया है और कितना आप पॉजिटिव हैं अपने स्कोर्स को लेकर। तो चलिए, आज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है आपका सीटेट का। आज हम इस क्लास में बात करेंगे जो कि सीडीपी, ठीक है, मैथ की और आपकी ईवीएस, इन 3 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो रह जाता है पेपर 1 पेपर 2 उसको हम अदर वीडियो में देख लेंगे। तो आज हम इन 3 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इनका क्या है आंसर की संभावनाएं क्या हैं सही होने की। काफ़ी हद तक कोशिश की जाएगी कि जो आंसर्स हैं वो सटीक हों, लेकिन जब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आप जानते हैं कि आयोग उनको अपने हिसाब से हैंडल करता है, चाहे उसका आंसर कुछ भी हो। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर जो सही होता है उसको नकार दिया जाता है आयोग के द्वारा, और जो उन्हें ठीक लगता है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में होता है, वो उसको रख लेते हैं। तो वो आयोग के बाद जो आंसर की वो वहाँ से आएगी वो बाद में देखी जाएगी। फ़िलहाल अभी बात कर लेते हैं क्या है। तो देखिए, पहले के क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही फेमस जो है हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब, जो कि 2022 से ही सीटेट में इस प्रकार से बैठे हैं कि अगर इनको तैयारी अच्छे से इनकी तैयारी कर ली जाए, कोई भी स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम को न क्लियर कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या है मेन फोकस, क्या आपको करना था, संकल्पनात्मक योग्यता। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ की। तो जब कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ होती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। मैंने जो है ऐसे ही पीडीएफ रखी है जो आंसर सीधे हो। अब हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अदर वीडियो में जिस प्रकार से करते हैं सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब आप समझ रहे हैं, एक मानक पाठ्यक्रम है जो कि स्कूल के हिसाब से दर्शाया गया है, जो कि सही नहीं है। सीडीपी हमेशा या पैडागोगी हमेशा आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पाठ्यचर्या है, यानी कि जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, विद्यालय का माहौल है, शिक्षक है, वो विद्यार्थी के हिसाब से बदल दिए जाएंगे। ठीक है, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होगा। मूर्त पुरस्कार, यानी कि जो चीज़ पुनर्बलन की बात हो रही है, ठीक है, मूर्त जो कि चीज़ें दिखाई दे, जैसे बच्चा अगर तुम कविता सुना दोगे तो हम आपको ये टॉफ़ी दे देंगे, तो ये मूर्त पुरस्कार की जो सही नहीं है। सहकर्मी सहयोग, इससे क्या होगा बच्चों में, संकल्पनात्मक योग्यताओं में बच्चों का जो विकास होगा वो सहकर्मी सहयोग होगा, किस प्रकार से एक साथ मिलजुल के हमें काम करना है। ये सामाजिक अलगाव नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा, जो अपर्णा बच्ची है वो क्या है, 4 वर्ष की है। कहती है कि एक बटन जिंदा है, बटन क्या है, जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ठीक है, क्या है उसकी सोच की विशेषता, क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन। ठीक है, जैसे कि बात कर ली जाए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग और सेंट्रेशन। तो आपको पता है कि जो सही आंसर क्या है, जीववाद चिंतन, क्योंकि वो क्या जीवित समझ रही है। जैसे कि बच्चे खिलौने लेके खेलते हैं और कहते हैं कि ये हाथी है आपको काट लेगा, है ना, डॉगी है आपको काट लेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जीववाद है बच्चे में। वो कहते हैं कि मेरा जो है बटन शर्ट का वो जिंदा है क्योंकि वो उनको जोड़ता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, बच्चे जो आपस में अपने मन में जो बात करते हैं, उन्होंने ले वाइगोत्स्की साहब ने उसे क्या कहा है, आंतरिक वाक, यानी कि जो है आंतरिक, अपने मन में बात करना आंतरिक बात। लेकिन पियाजे साहब ने क्या कहा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो देखते हैं। ऑप्शन है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है अपने आप में बात करना, कि वो अपनी सोच को थिंकिंग को, तर्क करने की शक्ति को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, कि मतलब वो कल्पना करते हैं, कल्पना तो करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं वो परिपक्व होते हैं, जो भी उन्हें उनके आसपास पड़ोस से वो सीखते हैं वो उसमें परिपक्व होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो परिपक्वता तक पहुँचे। विकासात्मक देरी का संकेत है, ये कोई बात नहीं, बहुत ही नेगेटिव प्रश्न ये ऑप्शन है चौथा वाला। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास
डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अंतर्वैयक्तिक और भाषिक, भाषिक और अंतर्वैयक्तिक, दिवस्थान, अंतःव्यक्ति और दिवस्थान। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनके बारे में डिटेल आपने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण। देखिए ये प्रीवियस ईयर से ही संबंधित प्रश्न है, मैंने कई बार सारे प्रीवियस ईयर अपने जो है करवाए हुए हैं, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बस इस चीज़ को जो विफलता का कारण है ये हूबहू उसी तरह से लिया गया है, लेकिन इनके कहने का, इनकी भाषा जो है वो अलग है थोड़ी सी, और बस प्रीवियस ईयर से ही आता है। अगर कोई टीचर ये कहे कि नहीं मैंने आप कुछ नया पढ़ाया और आपने नया सीखा, हाँ तो कुछ टॉपिक्स नए होते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न जो है सीटेट यूपीटेट में प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। तो मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त तो मेरा ध्यान भटका रहे थे, ये कोई रीज़न नहीं है। क्या आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण यानी कि वो अंदर से जिस चीज़ को आरोपित कर रहा है उसका एक उदाहरण है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे, मतलब जो मूल्यांकन करते थे टीचर वो कठोर तरीके से करते थे। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं कर सका। ये आंतरिक बच्चे में आरोपण है, वो खुद को आरोपित कर रहा है कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, इसी वजह से मैं क्या हुआ, फेल हो गया। तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि वो जो भी बच्चा सोचता है उस पर वो सोचता है, जो भी वो बोल रहा है बच्चा, जो भी वो सोच रहा है उस पर वो विचार मंथन करता है। क्या है ऑप्शन देखते हैं। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदलती है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। क्रिया की परिभाषा क्या है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही हो सकता था अगर ये पहला ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलना है ये आप अगर नियम कानून पढ़ लेंगे, जैसे कि आप जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं इंग्लिश में, तो क्या आपको नियम कानून पता होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको पता होगा तो बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, यानी कि जब आप क्लास में इंटर किए तब आपकी मानसिकता क्या थी, और उसके बाद 6 महीने जब आपने क्लास अच्छे से ज्वाइन की, चीज़ों को पढ़ा, तब आपकी मानसिकता क्या रही और वो कैसे बदली। इस पर आप अच्छे तरीके से थिंकिंग करेंगे तब आप आंसर देंगे। तो यही क्वेश्चन था जिसका आंसर सही हो जाएगा पहला। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, असर्शन क्या है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, ये बात सही है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ये भी ट्रू है। ठीक है, जो है अभिकथन है वो तो पूरी तरह से सही है, ये जेंडर बयास को नहीं दर्शा रहा है, ये तथ्य रख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि गुड़िया से ही खेलना चाहिए, वो ये कह रहा है आप क्वेश्चन में कि जो लड़कियां हैं वो गुड़िया को चुनती हैं खेलने के लिए, और बच्चे जो हैं वो कार को। इन्होंने बस सिर्फ तथ्य रखा है, जेंडर बयास की बात नहीं हो रही है, जेंडर रूढ़िवादिता की बात नहीं हो रही है। कारण क्या है, देखिए रीजन क्या दिया गया कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए ए तो सही था, हम लोगों ने पहले कहा, और फिर उसके बाद क्या रीज़न जब हम लोगों ने पढ़ा तो क्या हुआ कि विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। वो जो भी अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं वो उनको अनुकरण करते हैं, आप ये जानते हैं। तो एक तथ्य रखा गया है ए और आर, इसी वजह से सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन फिर असर्शन और रीजन से है। देखते हैं क्या है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। जैसे कि ये बात भी सही है, असर्शन पहले ही सही है, जब जो चीज़ पॉजिटिव रहेगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो क्या है, बहुत ही पॉजिटिव असर्शन है जो कि सही है। कहा जा रहा है कि अगर आप अपने शिक्षक के साथ बैठते हैं जो आपसे ज़्यादा ज्ञान है, जिनके पास जो आपसे ज़्यादा जो है कि चीज़ों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके साथ अगर आप बैठते हैं, जैसे कि आप बड़े भाई बहन और अपने शिक्षक के साथ, अपने अच्छे दोस्तों के साथ अगर आप बातचीत करते हैं, तो क्या आप जो भी कौशल विकसित करना चाहते हैं अपने में, जो आप चिंतन, आपका समझ, समाज में उठना बैठना,
समालोचनात्मक चिंतन, तर्क किस प्रकार से करना है, इन सब चीज़ों का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, हेल्प मिलेगी कैसे हम अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं दूसरों का देख के, उनसे समझ के, ये बात कही जा रही है। आगे देखते हैं कारण क्या है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो देखिए ये भी बहुत पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये तो सही था, लेकिन ये भी बात सही है कि समाज के संपर्क में हम जब आते हैं तो हम असली तरीका जो है जीने का सीखते हैं, वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के। तो ये भी सही रहा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही हो गया तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये बात सही है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। यही पियाजे जी होती तो क्या होता, पियाजे जी होती तो ये डिफिनेशन किस प्रकार से होती। अगर आपने तैयारी की होगी तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा दिया होगा। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास को एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में ये बात उन्होंने कही ही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू उतारा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। 2022 के अगर क्वेश्चन पेपर आप ऑनलाइन वाले देखेंगे हर शिफ्ट में, तो आपको एक ज़रूर क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो कोहलबर्ग के, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस टाइम का, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बस भाषा चेंज है इसकी। तो लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला आपको याद आ रहा होगा। पूर्व संक्रियात्मक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बताइए इन पारंपरिक स्तर में दो कौन कौन से नियम हैं या स्तर हैं, वो आप जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। देखिए आसान प्रश्न है, इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, नेगेटिव है। कठिन समस्या बचना नहीं है, जो भी आपके पास समस्या आ रही है आप उसका सामना करें, अच्छे से तर्क वितर्क करके उसका समाधान निकालें। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि समस्या आपको है और कहीं से तैयार, जैसे हमें क्या होता है कि हमें जो भी प्रश्न मैथ में नहीं समझ में आते हैं, जो भी इक्वेशंस नहीं समझ में आते, हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड से कॉपी कर लेते थे, हमारा हो जाता था। तो ये नहीं करना है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बुद्धि मंथन करना है और आसान अनुमान लगा के चीज़ों को सॉल्व करनी है। आगे देखते हैं, अनुभवनात्मक विकास किस पर बल देता है। एक प्रक्रिया की बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, यानी कि आपको अवार्ड मिलेगा, आपको पुनर्बलन मिलेगा। अगर आप कविता सुनाएंगे तो बच्चे से कहा जाता है बेटा अगर आप जॉनी जॉनी यस पापा सुना देंगे तो हम आपको एक टॉफ़ी या 1 रुपया देंगे। ये क्या है? ये पुनर्बलन है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन का महत्व, बिल्कुल यही सही हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम के हिसाब से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर असर्शन और रीजन से प्रश्न पूछा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या क्लिक किया जाए और क्या क्लिक हो जाता है। चलिए फिलहाल देखते हैं कि फिर 13वां क्वेश्चन क्या हो जाता है कि फिर आपका असर्शन और रीजन से प्रश्न आ गया। तो कह रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये बात सही है कि बच्चे सक्रिय हों, सक्रिय भागीदारी हो, बच्चे एक साथ चीज़ों को मिलकर कह रहे हैं, समूह चर्चा हो रही है, बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, क्या है सक्रिय भागीदारी। तो ये बिल्कुल ही सही पॉजिटिव है। सभी बच्चे, रीज़न क्या है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये बात सही है, अगर आप आंतरिक रूप से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तभी आप सक्रिय रहेंगे। दोनों ऑप्शन, ये बहुत ही आसान प्रश्न रहा। ए और आर दोनों सही है, परंतु क्या है ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है कि सभी बच्चे, अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होते। अगर सभी बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित हो तो सारी विधियों का यूज़ क्यों किया जाएगा कि खेल विधि से, भ्रमण विधि से। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्या है कि जो रीजन है वो सभी बच्चे अगर न होता तो शायद ये प्रश्न जो है ये होता कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही, ए की
सही व्याख्या करता है आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी बच्चों को इन्वॉल्व करके ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो ये निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सी होगा। गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण, वैचारिका, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक कौशल क्या हो जाएगा और सूक्ष्म गतिक कौशल क्या हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल में वो होता है जब आपकी मांसपेशियां आपको ज़्यादा एनर्जी लॉस न करनी पड़े, वहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। जहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी, ज़्यादा आपको ऊर्जा खपत होगी, वहाँ पे आपका क्या है, स्थूल गतिक कौशल होगा। तो एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, तो ये आपका सिर्फ हाथ और उंगलियों का काम हो रहा है, जो कि स्थूल नहीं सूक्ष्म है। बुनाई करना भी क्या है, सिर्फ हाथों का ये है, तो वो नहीं। तैरने में एक देखिए अनुसार काटना, वो भी हाथ का ही है। तो तैरना क्यों, क्योंकि इसमें हाथ पैर फेंकना है, आपकी सांस भी अप डाउन होगी, आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो तैरना क्या है, कि स्थूल गतिक कौशल है। भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल, सरल से जटिल या जटिल से सरल, शीर्षगामी, अवरोही और आंतरिक से बाहरी समीपस्थ। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनके प्रश्न आयोग अपनी तरफ से अलग बताएगा, तो उस टाइम में हम देख लेंगे। फिलहाल आज आपको ये देखना है कि आपने लगभग में स्कोर कितना किया और आपका पॉजिटिव रिएक्शन है, या आपको पता है कि मेरा कितना, या जो है आपका नंबर उठ सकता है, आपने कितनी मेहनत करी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ठीक है, देखते हैं बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो धीमी तार्किक स्थिर है, आत्मकेंद्रित है। धीमी कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक है। देखिए, जो मध्य बाल्यावस्था में तार्किक जो सोच है वो तार्किक होती है, लेकिन वृद्धि है जो स्थिर है, ये कोई मायने नहीं है कि स्थिर नहीं है वृद्धि। ठीक है, स्थिर है। हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बुद्धि स्थिर है, सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। कि बाल्यावस्था में हमें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमें ये होता है कि हमें ये खिलौना है, ये हमारा है तो हमारा है, ये हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, और धीमी क्या है, वृद्धि धीमी होती है मध्य बाल्यावस्था में, और जो उनके सोचने का जो तरीका है वो तो तार्किक होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। केंद्रीयन। ठीक है, केंद्रीयन, ताकि मैंने अभी बताया कि ये चीज़ मेरी है और मैं ये किसी को नहीं दूंगा। ये ध्यान केंद्रित करने का क्या है, दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, आराम से पढ़ते हैं और सीधे आंसर देखते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक तथा तयमानक नहीं। विद्यार्थी की पहचान करना, उन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत नहीं करना, बांटना नहीं है। विद्यार्थियों की मूल्यांकन करना, ग्रेड देने की बात नहीं है। विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। हाँ, प्रतिपुष्टि अगर देता तब भी गलत होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लाइन जो लास्ट में जोड़ दिया है, जिसका उपयोग उनके सुधार, अधिगम सुधार के लिए करना है, तो ये बात सही है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने विचार को व्यक्त करना तो सभी को आता है, लेकिन जब बच्चे उसको कुछ अनूठे तरीके से, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो आपके फ्रेंड, खासकर जो लड़कियां भी और लड़के भी, उनके बोलने का लहजा जो होता है कुछ फ़नी तरीके से होता है, वो अपने बात को कुछ अलग तरीके से रखते हैं। तो वही खेल में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन शब्दों का खेल शामिल हो। 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष, तो बिल्कुल ही 3 वर्ष। आगे देखते हैं, कैरल गिलिगन के कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, कैरन गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों की है, नारीवादी दृष्टिकोण से। किसके, नारीवादी दृष्टिकोण से। आई होप आपके लिए ये अलग रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो बेहतर है। फिलहाल ये कुछ नया रहा। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं
प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो प्राथमिक और माध्यमिक बिल्कुल है, सामाजिकरण के लिए प्राथमिक संस्थाएं और उसके बाद बाल्यावस्था के सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिस्ग्राफिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसका विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। देखिए, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में दिक्कत हो, वो चीज़ वही बात हो रही है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? संवर्धन। क्या कहलाता है? संवर्धन, इनरिचमेंट, इनरिचमेंट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वलीनता यानी कि अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं जो बच्चे वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संवाद कौशलों का उच्च स्तर, संकल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार। बिल्कुल बार बार एक ही चीज़ को दोहराना क्या है? वो बच्चे स्वलीन हैं, अपने आप में ही रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ों को बार बार दोहराते हैं और आवर्ती व्यवहार करते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। नहीं, विविधता को एक बाधा के रूप में तो नहीं देखना है, ये बात सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्यों होती है को महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल महत्व देना चाहिए और उनकी मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न है और फिर भी वो हर प्रकार से जो भी व्यक्ति अलग होते हैं वो अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। लिखित कथनों को पढ़ी तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन क्या है? विकथन है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए ताकि बच्चा जो है समालोचनात्मक चिंतन कर पाए, कि नेगेटिव चीज़ को भी देख, पहलू को भी बात कर पाए और पॉजिटिव पहलू की भी बात कर पाए। तो समालोचनात्मक चिंतन बिल्कुल ट्रू है, मतलब यानी कि बहुत सही है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास रटना नहीं है, यंत्रवत नहीं याद करना है, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ये देखिए पूरी तरह से प्रीवियस ईयर से है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़े। बिल्कुल ये ऑप्शन आप देख के ही मान गए होंगे कि मेरा सही होने वाला है। आगे देखते हैं। मैथ में तुरंत सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, सही आंसर्स देखेंगे और लगाना उगाना ये आपका काम है, आप उसको हल करिएगा। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं? घन, घनाभ, गोला, बेलन। देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, तो ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक और कम, यहाँ पे इसको चीज़ों को पढ़ना है, रक्त समूहों को और विद्यार्थियों की संख्या करनी हो, उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 33 वाला। तो देखते हैं कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? तो 4:1 वाला। ठीक है। आगे देखते हैं। सीधे मैं सिर्फ ये करा रहा हूँ, मुझे ये नहीं कहिएगा कि हल करके ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वैसे 3 सब्जेक्ट हैं तो फटाक से देख लेते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी? तो 28 हो जाएगी। ठीक है। कैसे होगी ये आप जानते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी प्रश्न है। अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? ठीक है। कौन? सर्वसम वर्ग की बात हो रही है। तो 5 वर्ग बनेंगे और कैसे बनेंगे ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और एग्ज़ाम में आपने बेहतर ही किया होगा। देखते हैं कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, ये विषम संख्याओं पदों का योगफल है, तो 5 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? तो 9 है, आपने करके देखा होगा।
100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है 1 करोड़। ठीक है, 100 लाख को आप 1 करोड़ कह सकते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? 300 ग्राम है। ठीक है, किस प्रकार से 300 ग्राम है यह आप हल करिएगा और मुझे यकीन है कि आप बेहतर होंगे मैथ में। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ पैडागोगी पे डिस्कशन करेंगे। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना का हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और किस प्रकार हो जाएगा ये आप करिएगा। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप भिन्नों का चयन तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये आसान है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य, वैसे सीट ट्यूबलेट में आसान ही प्रश्न आते हैं। पेट और सुपर टेट की बात करी जाए थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है मैथ में। जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये का सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है? तो 0.50 यानी कि 50 पैसे। रुपया दिया है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे रुपया दिया हुआ है। रुबीना ने कार में 16:50 बजे, ठीक है, यानी कि 17 बजने में 10 मिनट बाकी है, बजे अपनी यात्रा शुरू की। यानी ये बताइए कि इनका जो है वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए क्या समय लगा? 4 घंटे और 25 मिनट लगे हैं। वास्तविक समय में जाएंगे तो आप इनको समझ लेंगे। अब आ गया हमारा जो है पैडागोगी सेशन, जिसको हम अच्छे से करेंगे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहाँ पर विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अच्छा, ये तो नेगेटिव ही है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? यह बच्चे सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। हाँ, बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता, वो कल्पना करने में बेहतर, जो कल्पना करने में और जो क्रिएटिविटी रखते हैं वो मैथ में बढ़िया होते हैं, आप जानते हैं। ये निगमनात्मक वितर्क, ठीक है, निगमनात्मक विवेचन तर्क करने पे आधारित है। यह हमेशा अभिसारी नहीं, ये अभिसारी नहीं, अपसारी होता तो पॉजिटिव होता, इसलिए नेगेटिव है। A B C सही हो जाएगा। D अभिसारी यानी कि एक प्रॉब्लम को कई प्रकार से नहीं सोच पा रहा है व्यक्ति। अगर एक प्रॉब्लम को कई प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो अपसारी चिंतन हो जाता है, जो कि पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अभिसारी है जो कि नेगेटिव होगा। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो आर्यभट्ट ने काम किया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणी और व्यवस्थित गीठियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो बिल्कुल सही है ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू से 21 यानी कि 6 सब्जी लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऐसे यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं, इसे पूरा स्पष्ट तरीके से बताया गया है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि उसको देखिए 21 को किस प्रकार से डिवाइड किया गया था, तो लाभदायक है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, केवल सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन ही सही है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनके प्रेरणाहीन करेगा। सही नहीं है, अनदेखा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये सही नहीं है। हमें उनकी त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें देखकर उनको सुधारना चाहिए और उनके बारे में उनको सही मार्गदर्शन करना चाहिए, तो ये निगेटिव है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत जो अपने आप में कातिलाना होते हैं, यानी कि ले जाते हैं 1-2 नंबर। ऑप्शंस क्या सही है कि मानदंड
संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि निगेटिव है। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं। प्री नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रश्न से लाया जाता है पैडागोगी या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करी जाए तो। गणितीय सामग्री अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? स्वतः सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करें। शिक्षक को की नहीं मदद, बच्चों की मदद करनी चाहिए, विद्यार्थियों की। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करें। हाँ, विद्यार्थियों की मदद करेगी तो बढ़िया बात है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद नहीं, जहाँ बच्चों की मदद हो, कक्षा में अधिगम में मदद हो, वो सही है, यानी कि बी और डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का वो सबसे उपयुक्त तरीका है? भिन्न डिस्क का उपयोग। बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का बहिर्वेशन। सही बात है कि बच्चे अपने आप को पूरी तरह से क्या है, व्याख्यात्मक कर पाएँ लोगों के सामने। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा यानी कि सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी को उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं के डाट को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। बिल्कुल सही हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है। ये बात से कहा जाता है कि लड़कियां जो है मैथ में ठीक नहीं होती, और उसके बारे में तर्क वितर्क किए जाते हैं अजीबोगरीब, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। लेकिन ये बात जो है ट्रू नहीं है कि बच्चियाँ या लड़कियाँ जो है गणित में बढ़िया नहीं हो सकती। समाज की इसमें क्या ऑप्शन देखते हैं। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है, कुछ जन्मजात नहीं है, कुछ लड़के भी गधे होते हैं मैथ में ठीक है, मैंने अपने क्लासों में देखा है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण है, ठीक है। देखिए कुछ ऑप्शन सभी सही होंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है आपको, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन। गणित उनकी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान है, ऐसी कोई बात नहीं है, पुरुष प्रधान नहीं है भाई। समाज की लिंग संबंधी अवधारणा इस मान्यता की ओर ले जाती हैं। हाँ, ये जो समाज की अवधारणा बन चुकी है कि लड़कियां जो है समस्या समाधान करने में कम जो है बेहतर हैं और लड़के जो हैं वो बढ़िया हैं, और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ होती है। बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। हाँ, ये बात नॉर्मली है, और हम लोगों ने भी किसी 6, 7, 8, 12 तक हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हमें मैथ टफ लग रही है। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं को अमूर्त प्रकृति यानी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे जाती, जिसको हम मानते हैं, हाँ ठीक है, मान तो लेते हैं ठीक है, लेकिन जो अवधारणाएं दिखाई नहीं देती, अमूर्त हैं, बस हमें उस पर एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगा के थिंकिंग करनी होती है, तो उसी से ये जो है हमारे अंदर एज ए स्टूडेंट क्या हो जाता है, भय हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता डैश होगी, मजबूत होगी, ठीक है, क्या होगी, मजबूत होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है? देखिए क्या क्रिकेट खेल रहा है, हाथ पैर दौड़ रहा है, तो वो क्या है, मांसपेशी ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? पोन्नी चावल, बोरा चावल, अरबोरिया चावल या बोम्बा? तो बोरा चावल बिल्कुल ही, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, बस क्या है क्वेश्चन की भाषा बदल दी गई है, ऑप्शन सेम वही है। जो ये जो है पहला ऑप्शन उसमें या दूसरा ऑप्शन ऐसे करके था, बोरा चावल ही था, बस उस बार क्या था जो है कि राज्य को यहाँ ऑप्शन में रखा गया था, और जो बोरा चावल है इसको क्वेश्चन में रखा गया था, ठीक है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होती है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सांपों के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। जो ऑप्शन निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, जो कि आप जानते हैं वो निगलते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। वे
अपने भोजन हाँ निगल जाते हैं। दांत नुकीले होते हैं, जहरीले जो सांप होते हैं वो डसते हैं अपने दांतों द्वारा। तो ये निगेटिव है, वो चबा कर नहीं खाते बल्कि निगल लेते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व मैप अगर आप देखे होंगे, मैंने आपको पहले कहा था, अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि आप 2 या 4 दिन में किस प्रकार से सीटेट को हल करें, एग्ज़ाम्स को पास करें, तो उसमें मैंने पूरी तरह से एक व्यवस्थित चीज़ों को बता दिया था। मैपिंग से प्रश्न पूछता है और आया भी था, क्योंकि जब 2022 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, प्रिपरेशन की, उन लोगों का बहुत बढ़िया गया एग्ज़ाम। अगर तैयारी रही होगी तो आज का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं मुझे लग रहा है प्रश्न। तो स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। जीरा, केसर, मिर्च, लौंग कील की तरह दिखता है, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का है, छोटा परंतु खुशबूदार है। देखिए जीरा क्या है, छोटा परंतु खुशबूदार है, सही बात है। केसर जो है वो क्या है, केसर जो क्या है वो पीले रंग का है, वो दूध में डालने के बाद पीला हो जाता है, ये पीले रंग का, ठीक है। मिर्च जो है दक्षिणी अमेरिका से उत्पन्न है, और डी क्या है, लौंग कील की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा। देखिए मैप से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे प्रश्न पूछा जाता था, और जो 2022 से ही इन प्रश्नों का जो है पूरी तरह से ताबड़तोड़ जो है ये प्रश्न आए थे, बिल्कुल। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है, ठीक। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ठीक है। जंगल जो है अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रही हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ए और डी बताया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इन 2 प्रश्नों में भी, ऑप्शंस में भी कोई एक होना चाहिए। फिलहाल आयोग की बात जब आएगी देखा जाएगा। 68 का फिलहाल आज समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ए और डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन। घनत्व और क्या है 24 जी या ml, घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, 144 ग्राम हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाथियों से प्रश्न आया है। कांसा आयन ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है। टीन और कॉपर का आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये बहुत ही प्रश्न आसान रहा अब तक। मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों ने रट के एकदम इधर उधर कर दिया होगा, क्वेश्चन को कहा होगा कि अरे चलो ये सब तो मैं बना दूंगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। सही कथन क्या है, हाथी और मधुमक्खी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हाथी के बारे में पूछ लिया गया। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। अगर 100 किलोग्राम नहीं होता तो कितना होता है आप बताइए। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाता है, सिर्फ 200 किलोग्राम नहीं, इससे भी अधिक है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये बात सही है। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये बात सही है, सी और डी सही है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन, देखिए मैंने कहा ना मधुमक्खी, और ये प्रश्न हूबहू उठा के पूछा है, हूबहू प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ये पूछा है, एकदम यही प्रश्न है। आगे देखते हैं, असर्सन और रीजन से फिर प्रश्न आ गया। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, हो गया। कथन और रीजन से प्रश्न है, दोनों कथन लिख दिया। ये तो ये क्या है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठी हुई लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, सही विकल्प चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, ठीक है, ठीक है। ये पौधों का काम, वैसे भोजन का उत्पादन यानी पत्तियों का काम होता है, और भंडार जो है वो जड़ कर लेते हैं। तो पौधों को शक्ति और सहारा देना मुख्य कार्य है, ठीक है। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों का विचार कीजिए। मुख्य कार्य क्या है, पौधों को शक्ति और सहारा देना मुझे लगता है। और आगे देखते हैं, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है। और
चौथा किस प्रकार से गलत है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन बी और सी सही है। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, क्या ये मुख्य कार्यों में नहीं आता क्या? आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिलहाल आप 75 जो क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने किया, इस पर थोड़ा चर्चा करिएगा कि देखिएगा क्या ये नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो क्यों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि मुझे भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये हो सकता है। अभी कथन क्या है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, हाँ अवलोकन करना जरूरी है। पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। क्या है, अगर आप अवलोकन करते हैं, पहचान करते हैं, उनको बांटते हैं चीज़ों को, फिर उसके समस्या का समाधान करते हैं, तो इससे आप क्या है, जो परिणाम है वो बेहतर परिणाम पाने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। और भी दोनों सही है। और आर यानी कि आर और ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है, जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। बच्चा क्या करके सीखना, करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 77 हम लोग देखा, 78 यहाँ रहा। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। प्रश्न पत्र को सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, हाँ उनका उद्देश्य क्या है प्रश्न पत्र का, ये ध्यान देना चाहिए। और किस प्रकार के प्रश्न हम किस क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये सही होना चाहिए। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। ठीक है। सीखने के लिए आकलन, सही बात है। सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये दोनों बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और ये ऐसा प्रश्न था जिसमें दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और एक ही ऐसा प्रश्न पूछा गया कि दोनों आ गया। और कंफ्यूजिंग वर्ड भी ये हैं बहुत सारे। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ठीक है, अधिगम के लिए सीखना, ये सारी चीज़ें। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ठीक है, जिसे बच्चे करके सीख पाए, भ्रमण विधि से सीख पाए। करके सीखना, भ्रमण विधि सीखना जो है ईवीएस में, पेडागॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण, देखिए क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल। अगर ईवीएस की बात कर ली जाए तो सबसे अच्छी प्रणाली जो है वो भ्रमण करना, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर करना। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा करती है, ये बिल्कुल सही है। ये आर्ट सही है और आर्ट एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि थीम यात्रा थीम क्या है? यात्रा। रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, बिल्कुल ही सामुदायिक संसाधन है, उसमें एक से अधिक यानी कि कई लोगों का समूह होता है वहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन डैश, ठीक है, कृषि फार्म। कृषि फार्म में क्या होगा, हम भोजन को प्राप्त करते हैं कृषि फार्म में। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों को प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। खोजपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिससे बच्चे ज़्यादा तर्क करें, प्रत्यक्ष रूप से उसे ढूंढने की कोशिश करें, तर्क वितर्क करें, समालोचनात्मक चिंतन करें, ये सारी चीज़ें क्या है, खोजपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालीन यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। बिल्कुल संप्रेषण की बात जब होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारी चीज़ों से बात की जा सकती है। ठीक है। ईमेल करेंगे तो आप सम्मुख बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप सिर्फ अपने विचारों को रख पाएंगे उससे, जिससे चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। आपको कक्षा 3 से 5 यानी 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार में से रहित होना चाहिए, यानी कि रहित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन रहा ये। निम्नलिखित में से कौन कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, असर्शन और रीजन से प्रश्न पूछ दिया। असर्शन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ठीक है, ये बात सही है। क्या है? विषयों के बजाय क्या है? थीम है, उसमें चित्रात्मक तरीके से चीज़ों को दर्शाया गया है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आसान है।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भाई तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। कक्षाओं की दिशाओं की पहचान करना, ये पॉजिटिव। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये भी अपनी बात को रखना एक पॉजिटिव है। निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव है कि देखे गए या अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के वास्तव स्वामित्व में भेदभाव। नहीं, भेदभाव की बात जो हो जाएगी वो निगेटिव है, जो कि सही ऑप्शन नहीं है, यानी कि सही ऑप्शन है निगेटिव के हिसाब से, निगेटिव क्वेश्चन के हिसाब से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को अनुकूलन के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उनके वातावरण से मिला जुला के उदाहरण देना ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकें। बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। ठीक है, परिवार थीम, परिवार, ठीक है, फैमिली, जिसमें हम बताएंगे कि परिवार का महत्व क्या है, उसमें संयुक्त और छोटी फैमिली क्या है, ये सारी चीज़ें, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, कंबाइंड फैमिली, सारी चीज़ें बताया जाएगा। तो परिवार संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में, बिल्कुल सही है। ये एक क्वेश्चन पूरी तरह से सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं, जो कि सही है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। तर्क क्या है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में जाने से पहले इनको सुना होना, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना कि यहाँ के क्या किस प्रकार से हमारी संस्कृति अलग अलग है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। पाठों को अधिक संवादात्मक, यानी कि बच्चे जो है समूह चर्चा करें, बातचीत करें, सुखद और दिलचस्प बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। तो बी सी डी सही हो जाएगा। तो ये थे CDP, ठीक है, और मैथ और आपका ईवीएस के आंसर कीज। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और आपका स्कोर कितना हुआ है अब तक। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। अगली वीडियो में आएगा पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न।